नमस्कार सभी लोगों को। एकलव्य आईएएस अकेडमी देहरादून में सभी का स्वागत है। संस्थान में उत्तराखंड प्रधानाचार्य पद के लिए जो पिछले 4 महीने से कक्षाओं का संचालन है और जो अभी नए कैंडिडेट्स तैयारी के लिए लगातार संपर्क कर रहे हैं, उनके लिए कुछ जानकारियां आप लोगों को दे रहे हैं और उसी से संबंधित एक छोटा वीडियो ये बना के आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। संस्थान में एक तो टेस्ट सीरीज का शुरुआत हो रखी है और ये जो टेस्ट सीरीज है ये दोनों प्रश्न पत्रों के लिए है, फर्स्ट प्रश्न पत्र और सेकंड प्रश्न पत्र। तो किस किस तरह से यहाँ पर ये है, एक तो टेस्ट सीरीज है जिसमें जो है कुल मिला के 16 सेट जो है यहाँ पे बने हुए हैं। 8 सेट इसमें पहले प्रश्न पत्र के हैं और 8 इसमें सेकंड प्रश्न पत्र के हैं। तो कुल मिला के 16 सेट हैं जिसमें पूरे 120 क्वेश्चन फर्स्ट प्रश्न पत्र के और 180 क्वेश्चन सेकंड प्रश्न पत्र के इसमें है। इसके लिए जो डे फिक्स हैं, ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे, 3 दिन ये हफ्ते में हो रहे हैं और शाम को 5 बजे और 9 बजे इसके लिए जो है टाइम हम लोगों ने ऐप के माध्यम से दिया है। बाद में इसकी पीडीएफ भी जो है उपलब्ध कराई जाएंगी। तो एक तो इसमें जो है कैंडिडेट्स जो है एनरोल करा सकते हैं। दूसरा, अगर कई सारे कैंडिडेट जो है पीडीएफ नोट्स की मांग कर रहे थे तो वो भी उपलब्ध कराना शुरू कर दिया हमने। तो उसमें जो है फर्स्ट प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र के जो है पीडीएफ नोट्स पूरे 4 यूनिट फर्स्ट और 8 यूनिट सेकंड के भी जो है उपलब्ध हैं, तो उन्हें भी लिया जा सकता है। और तीसरा, जो पिछले 4 महीनों से कक्षाओं का संचालन है, उनके जो रिकॉर्डिंग वीडियो हैं फर्स्ट की भी और सेकंड के भी, उन्हें भी जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो 3 तरीके से ये कक्षाओं का संचालन है। चौथा जो है ऑनलाइन क्लास, ये सेकंड प्रश्न पत्र के लिए चल रही है और इसमें भी जो है रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। इसके अंतर्गत जो टेस्ट सीरीज हमारी है उसमें प्रश्नों का स्वरूप कैसा है, उसी से संबंधित जो है ये 6वीं यूनिट है, रिसोर्स मैनेजमेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो इसके कुछ क्वेश्चनों को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे निम्न में से कौन सा एचआरएम का कार्य नहीं है। एचआरएम का तात्पर्य है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। किसी भी संगठन, किसी भी संस्थान, किसी भी समूह के लिए जो मानव उसमें कार्य करते हैं, जो कर्मचारी उसमें कार्य करते हैं, उनका बेहतर प्रबंधन, उस बेहतर प्रबंधन में कि अच्छे कर्मचारियों का चयन करना, उनको प्रशिक्षण देना, उनको संतुष्टि उपलब्ध कराना, लगातार उनके व्यावसायिक विकास में वृद्धि कराना और संस्थान के लक्ष्यों के लिए उनकी क्षमताओं का अनुकूलतम उपयोग करना, ये मानव संसाधन प्रबंधन कहलाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो एक शैक्षणिक संस्थान में मानव संसाधन प्रबंधन में क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या नहीं होती हैं। तो इसके अंतर्गत जैसे हम कह रहे हैं कि अच्छे कर्मचारियों का चयन करना, भर्ती करना, उन्हें जो है कार्य पर जो है रोके रखना या उनका प्रतिधारण कराना, साथ में उनको प्रशिक्षण देना, साथ में जो है उनकी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करना। तो उसके हिसाब से इसमें एचआरएम का कार्य क्या नहीं माना जाएगा। तो पहला है कि भर्ती और चयन निश्चित रूप से एचआरएम के कार्य के अंदर आता है ताकि अच्छे कर्मचारी संगठन को मिले। वित्तीय नियोजन, ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, ये एग्जैक्टली हम इसके अंदर नहीं मानेंगे। जैसे हम एचआरएम वाला पार्ट हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। उसके अलावा प्रदर्शन मूल्यांकन निश्चित रूप से है, तभी जाके उनके व्यावसायिक विकास में तरक्की कराई जा सकती है। और प्रशिक्षण और विकास, ये भी जो है लगातार मानव संसाधन के लिए आवश्यक है। तो इन 4 ऑप्शन में से जो एचआरएम का कार्य नहीं है वो है वित्तीय नियोजन, ये इसके अंदर सीधा नहीं आएगा। तो इसका उत्तर जो है
यहाँ पर जो है वित्तीय नियोजन जो है रहा जाएगा। तो हम सारी चीज़ों को आंकलन करके इनके जवाब जो है यहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरा प्रश्न इसी के अंतर्गत है कि कौन सा सिद्धांत बताता है कि व्यक्ति जरूरत के पदानुक्रम से प्रेरित होते हैं। इसमें क्या है कि संगठनों में कर्मचारियों को लगातार उत्पादक बनाए रखने के लिए बहुत सारे शोध होते हैं और ये अधिकतर शोध जो है अमेरिका में होते हैं। वहाँ की कई सारे कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, प्रोडक्शन इकाइयों में इन शोधों को किया गया था ताकि कैसे कर्मचारियों को उत्पादक बनाया जा सके। आज ये सिद्धांत तमाम प्रकार के संगठनों में प्रयोग होते हैं। शैक्षणिक संस्थान में भी इनका प्रयोग हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं। तो इसी में जो है एक सिद्धांत है व्यक्ति की जरूरतों को पदानुक्रम से प्रेरित। इसका मतलब ये हुआ कि जो है व्यक्ति जो किसी संगठन में कार्य करता है, नियमित रूप से करता है और लगातार करने के लिए प्रेरित होता रहता है, अर्थात बिना प्रेरणा के, बिना मोटिवेशन के, बिना उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हुए वह अपने संगठन में लंबे समय तक अपनी सर्वोच्च क्षमताओं का उपयोग करके संगठन के लक्ष्य को हासिल करने में सहयोग नहीं करेगा। तो इसके लिए कई तरह के जो है एक अपेक्षा सिद्धांत है। इसके अंदर व्यक्ति की जरूरतों को पदानुक्रम के अनुसार नहीं बताया गया है। समानता का सिद्धांत है, इसके अंदर भी जो है ये नहीं बताया गया है। एक अब्राहम मैस्लो का जो है सिद्धांत है आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत। इसमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि व्यक्ति जो है किसी संगठन में लगातार काम करने के लिए कई कारणों से प्रेरित होता है और ये पदानुक्रम इसके अंदर जो है बताया गया है कि एक सीक्वेंस के बाद उसकी जब दूसरी पूर्ति होती है, जैसे हम कर्मचारी को पहले नौकरी करते हुए देखते हैं, उसके बाद जो है उसको तनख्वाह बढ़ती है, इंक्रीमेंट लगता है, प्रमोशन लगता है, सम्मान लगता है, प्रशंसा मिलती है, ऐसी तमाम चीज़ें जब उसको हासिल होती हैं तो वो संगठन में प्रेरित होता है और अपने संगठन के लिए सर्वोत्तम कार्य करने के लिए भी तैयार रहता है। तो ये आवश्यकता का पद सोपान क्रम है। द्विकारक सिद्धांत ये हर्जबर्ग का है, ये भी इसके अंदर नहीं है। तो इस तरह से अब्राहम मैस्लो का जो है पदानुक्रम से प्रेरित सिद्धांत है। तो ये ना सभी सिद्धांतों की अगर हमें जानकारी है तो तब हम इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ से निकाल सकते हैं। अगला इसके अंदर मैकग्रेगर, इन्होंने भी जो एक सिद्धांत दिया। मैकग्रेगर के सिद्धांत, ये सिद्धांत है एक्स और वाई के अनुसार कर्मचारियों की कौन सी धारणा सिद्धांत एक्स की विशेषता है। अभी जो मैकग्रेगर थे इन्होंने जो है एक्स और वाई सिद्धांत दिया और इन्होंने तमाम संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों को दो श्रेणियों में बांटा। एक श्रेणी में उन्होंने कहा कि वो कर्मचारी जो काम पसंद ही नहीं करते हैं, वो जन्मजात काम को पसंद नहीं करते हैं, काम को करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, ऐसे कर्मचारियों को बलपूर्वक काम कराना पड़ता है, दिशा निर्देश देके काम कराना पड़ता है और ऐसा जो नेतृत्व होता है उसे अधिनायकवाद यानी एक तरह का तानाशाही तरह का नेतृत्व कहता है। एक तो इन्होंने ये कहा। दूसरा इन्होंने कहा कि वे कर्मचारी जो काम करने के लिए तैयार रहते हैं, प्रेरित रहते हैं और अगर उन्हें अच्छा माहौल मिले, अच्छा परिवेश मिले तो वो काम भी करते हैं, उन्हें इस तरह से फोर्स से काम कराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये दो सिद्धांत हैं इनके, एक्स और वाई। तो एक्स में तो उन्होंने कहा नापसंद वाले कर्मचारी और वाई में कहा कि जो काम करते हैं अगर उन्हें अच्छा परिवेश माहौल मिले। तो तब इसके हिसाब से एक्स के अंदर क्या आएगा, कर्मचारी स्वाभाविक रूप से आलसी होते हैं और काम को नापसंद करते हैं, तो ये वाला इसके अंदर राइट हो जाएगा। कर्मचारी स्वप्रेरित होते हैं और जिम्मेदारी चाहते हैं, ये वाई वाले का होगा, ये वाई सिद्धांत का हिस्सा है, तो इसलिए ये नहीं होगा। कर्मचारी पुरस्कार और मान्यता से प्रेरित होते हैं तो
होते हैं, बट इसके अंदर ये वाला हिस्सा नहीं आएगा। कर्मचारी स्वाभाविक रूप से सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये वाई की तरह है, परंतु यहाँ पर इसके हिसाब से जो जवाब होगा ये हो जाएगा कर्मचारी स्वाभाविक रूप से आलसी होते हैं। तो ये हर्ज मैकग्रेगर का एक्स और वाई सिद्धांत का हिस्सा हो जाएगा। तो इस तरह से ये जवाब इसका आ जाएगा। अगला, इसमें हर्जबर्ग के द्विकारक सिद्धांत के अनुसार किन कारकों को स्वच्छता कारक माना जाता है। अब ये हर्जबर्ग हैं, इन्होंने भी संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों के ऊपर शोध किए और फिर ये चीज़ें स्पष्ट करने का कार्य होता है कि संगठन में कर्मचारी से कैसे अधिक से अधिक काम करवाया जा सकता है, उसको जो है नियमित भी बनाए रखना है, उसकी संतुष्टि भी होनी चाहिए। तो ये तमाम पहलुओं पे 60 के दशक में 70 के दशक में शोध होते हैं। और यहाँ पर हर्जबर्ग का द्विकारक सिद्धांत क्या कहता है कि नौकरी की संतुष्टि के लिए कारक, नौकरी से असंतुष्टि को रोकने वाले कारक, यहाँ पर द्विकारक के अंदर जो है ये तो नहीं आता है, परंतु यह नौकरी से असंतुष्टि को रोकने वाले कारक, यानी जो असंतुष्टि को रोकने वाले कारक है वो कौन है। कर्मचारियों को प्रेरित करने वाले कारक भी होते हैं, पर ये इसमें नहीं है, और कार्य वातावरण से संबंधी कारक। तो हर्जबर्ग का द्विकारक सिद्धांत यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ है, नौकरी से असंतुष्टि को रोकने वाले कारक। तो इन्होंने इनको नाम दिया है स्वच्छता कारक। संतुष्टि जो प्रदान करता है कर्मचारी को अपने संगठन में रहने के लिए और अपनी क्षमताओं का सर्वोत्तम प्रयोग करने के लिए। तो यहाँ पे हर्जबर्ग के द्विकारक सिद्धांत के अंतर्गत नौकरी से असंतुष्टि को रोकने वाले कारक शामिल हैं और इनको स्वच्छता कारक के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एचआरएम में उत्तराधिकार नियोजन का उद्देश्य क्या है। अब ये है यहाँ पे उत्तराधिकार नियोजन। जैसे हम शब्द से देख रहे हैं कि भविष्य के लिए उत्तराधिकार यानी बाद के समय के लिए नियोजन की क्यों जरूरत पड़ती है जब मानव संसाधन प्रबंधन की बात करते हैं। तो निश्चित रूप से संगठन को आगे चलाना है और तरक्की करवानी है और प्रगति हासिल करनी है, तो फिर ये भी एक हिस्सा होगा मानव संसाधन के अंतर्गत। तो इसमें क्या है, नए कर्मचारियों की भर्ती करना, ये नियोजन के हिस्से के अंतर्गत हो सकता है, परंतु यहाँ पर बहुत उपयुक्त श्रेणी में नहीं है। भविष्य के नेतृत्व पदों के लिए संभावित उम्मीदवारों की पहचान करना, ये भी हो सकता है। कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, ये भी हो सकता है। नौकरी विश्लेषण करना, ये भी हो सकता है। परंतु इन सब में से जो सबसे उपयुक्त है वो होगा, जब हम उत्तराधिकार की बात कर रहे हैं तो हम नेतृत्व पर जो है जा रहे हैं। तो नेतृत्व पदों के लिए संभावित उम्मीदवारों की पहचान करना, ये इसके अंदर आ जाएगा एचआरएम में उत्तराधिकार नियोजन। और जैसे हमने कहा कि इन में परीक्षाओं में प्रश्न के जो उत्तर हैं वो सही होते हैं, परंतु उसमें जो है सबसे संभावित प्रश्न कौन सा है वो तभी निकाला जा सकता है जब सभी को उसके अंदर पढ़ा जाए। इसके अलावा इसमें क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भर्ती प्रक्रिया का एक चरण नहीं है। जो रिक्रूटमेंट है, तो रिसोर्स मैनेजमेंट जो शैक्षणिक संस्थानों के अंतर्गत है, उसमें जो भर्ती प्रक्रिया है उसका एक चरण, अब जैसे जो है भर्ती प्रक्रिया के चरण में क्या क्या चीजें, नौकरी विश्लेषण निश्चित रूप से जो है ये करना पड़ेगा, तभी जाके हम सही काम के लिए, सही आवश्यकता के लिए सही कर्मचारी का चयन कर सकते हैं। तो ये नौकरी विश्लेषण तो करना पड़ेगा। दूसरा है पृष्ठभूमि की जांच। अब जो है पृष्ठभूमि, जब किसी नौकरी को जो है उस पे किसी को लेना है तो उसकी जो है पृष्ठभूमि को देखना कि जो है वो किस तरह का है, किस तरह का नहीं है। तो ये पृष्ठभूमि वाला जो विषय है ये हो सकता है, परंतु अभी हम इसे परफेक्ट नहीं कह सकते हैं। तीसरा है नौकरी पोस्टिंग, यानी कहाँ पे लगनी है नौकरी, किस जगह पे लगनी है। तो भर्ती प्रक्रिया के लिए जो है नौकरी पोस्टिंग कहाँ पर है, इसको भी जो है देखा जा सकता है। और प्रदर्शन मूल्यांकन
ये पहले ही जो है जांचा नहीं जा सकता है कि जो है ये प्रदर्शन मूल्यांकन भी जो है करना है। तो ये प्रदर्शन मूल्यांकन इसके अंदर नहीं रहेगा। भर्ती प्रक्रिया का एक चरण सीधा हम इसे पहले नहीं मान सकते, जबकि नौकरी का विश्लेषण करना पड़ेगा, तब कर्मचारी का निर्धारण कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन उसी हिसाब से बनानी पड़ेगी। पृष्ठभूमि की जांच हो सकती है, नौकरी पोस्टिंग कहाँ पर लगनी है, किस जगह पे लगनी है, किस तरह के माहौल में होनी है, वो है। प्रदर्शन मूल्यांकन इसका हिस्सा नहीं रहेगा। तो ये इसका जो है जवाब हो जाएगा। उसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल के आंतरिक संचार का प्राथमिक उद्देश्य है? अब जो कम्युनिकेशन होता है किसी भी संगठन में, वो बहुत ज़्यादा महत्व का होता है और किसी भी संस्थान को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए संचार प्रक्रिया एक आवश्यक अंग माना जाता है। संचार जो है एक आंतरिक होता है, जो किसी भी संगठन के भीतर के लोगों के बीच में होता है। जैसे एक स्कूल है तो एक स्कूल में प्रधानाचार्य हो गया, उसके शिक्षक हो गए, उसके सहायक कर्मचारी हो गए, उसके विद्यार्थी हो गए, ये उसके आंतरिक हो गया। और फिर स्कूल का बाह्य संचार, चाहे वो दानदाताओं के साथ हो, अभिभावकों के साथ हो, या फिर जो है सरकार के साथ हो, वो उसका बाह्य संचार हो गया। तो यहाँ पर जो है ये जो आंतरिक संचार है वो किसके, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राइमरी, नए छात्रों को आकर्षित करना हो सकता है, परंतु हम परफेक्ट नहीं बोल सकते हैं। कर्मचारियों के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाना, निश्चित रूप से जब जो है संगठन के अंदर संचार ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो जो काम है, जो उनका रोल है, वो जो है ज़्यादा अच्छा और बेहतर बन जाएगा। तो ये जो है उपयुक्त है। सामुदायिक संबंधों में सुधार करना, ये आंतरिक संचार में नहीं आएगा। छात्र शिक्षक बातचीत को बढ़ाना, ये भी हो सकता है, परंतु इन सब में से जो सबसे उपयुक्त है वो ये वाला है। तो कर्मचारियों के बीच सहयोग को सुविधाजनक बढ़ाना, ये प्राथमिक उद्देश्य होगा आंतरिक संचार का इन दिए हुए उत्तरों में से। उसके अलावा निम्न में से कौन विद्यालय सेटिंग पर गैर मौखिक संचार का एक उदाहरण है? गैर मौखिक संचार, अब हम जैसे देखते हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो जो है फॉर्मल भी होता है, इनफॉर्मल भी होता है, या फिर मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है। यहाँ पर एक कह रहा है कि विद्यालय सेटिंग में गैर मौखिक संचार का एक उदाहरण जो गैर मौखिक रूप से है, अर्थात जो है उसको दूसरे ढंग से, तो इसमें अभिभावकों को ईमेल भेजना ये तो नहीं आएगा। शिक्षक अभिभावक सम्मेलन का आयोजित करना ये भी नहीं बनेगा। प्रस्तुति के दौरान दृश्य सहायता प्रदर्शित करना, ये इसके अंदर ज़्यादा उपयुक्त है। ये जो है गैर मौखिक संचार है। और पीए सिस्टम पर घोषणाएं करना ये भी नहीं है। तो जैसे यहाँ पर प्रस्तुति के दौरान दृश्य सहायता प्रदर्शित करना, तो ये जो है मौखिक नहीं है, तो तब हम इसको गैर मौखिक के अंतर्गत ले सकते हैं। तो ये जो है इसका एक और उदाहरण हो जाएगा। उसके अलावा स्कूल के भीतर प्रभावी संचार प्रबंधन में फीडबैक की प्राथमिक भूमिका क्या है? अब जो फीडबैक लिया जाता है, फीडबैक का मतलब जितने भी कार्य किए गए हैं, जो भी शिक्षण कार्य कराया गया, दूसरे प्रकार के कार्य हुए हैं, उन पर प्रतिक्रिया लेना। फिर प्रतिक्रिया चाहे कर्मचारियों से ली जाए, सहायक कर्मचारियों से ली जाए, विद्यार्थियों से ली जाए, अभिभावकों से ली जाए, सामाजिक समूह से ली जाए, वो सभी प्रतिक्रियाओं के रूप हैं। तो यहाँ पर स्कूल के भीतर कह रहा है प्रभावी संचार प्रबंधन में फीडबैक की प्राथमिक भूमिका क्या है? संचार चैनलों को सीमित करना, ये बिल्कुल नहीं है। एक तरफा संचार को प्रोत्साहित करना, ये भी नहीं है। समझ और सुधार को बढ़ाना, फीडबैक का जो उद्देश्य होता है कि वो है कि जो भी कमियां रह रही हैं कार्यों को करने में, उन्हें कैसे सुधारा जाए, कैसे उसे बेहतर किया जाए, ये इसका निश्चित रूप से लक्ष्य है। और कर्मचारियों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना, ये भी नहीं है। तो ये इसका जो है एक उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है संस्थान ने इन टेस्ट सीरीज के अंदर इस तरह के प्रश्नों का जो है एक समूह तैयार किया है, जिसमें
पहले प्रश्न पत्र के पूरे 120 क्वेश्चन चारों यूनिटों से और चारों सब यूनिटों से हैं, और दूसरे प्रश्न पत्र के अंतर्गत दिए 8 यूनिटों के सब यूनिटों के अंदर से 180 क्वेश्चन। तो जो लोग भी टेस्ट सीरीज में शामिल होना चाहते हैं वो संस्थान से संपर्क कर सकते हैं, या फिर जो है PDF नोट्स के रूप में सहायता चाहते हैं तो वहाँ वो भी उपलब्ध हैं, और रिकॉर्डेड वीडियो और PDF नोट्स के रूप में जो है सहयोग लेना चाहते हैं तो वो भी संस्थान के द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। तो सभी तैयारी करने वालों को शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष, और इस प्रकार की किसी भी प्रकार की सहयोग जो है सहायता संस्थान से आवश्यक लगे तो निश्चित रूप से आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।